हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से गायत्री विद्या मंदिर साचोर के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको मेटालिक प्रॉपर्टीज के बारे में समझा देता है, मेटालिक नेचर के बारे में मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम डिस्कस करने वाले। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है तो आप लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हो, अपने 11th क्लास में पढ़ चुके हो। ठीक है, इसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हो। और डी ब्लॉक की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। इसका रीजन आपसे पूछ लेता है कि क्यों डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसका रीजन है क्योंकि इनके NS के साथ साथ, NS तो इसका आउटरमोस्ट शेल होता है, तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं बॉन्डिंग में। इसके साथ साथ N-1 D के इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं? बंधन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि आंतरिक कोष, बाह्यतम कोष के साथ साथ इनका आंतरिक कोष भी क्या करता है? बंधन में भाग लेता है। तो ये N वाला बाह्यतम कोष है, तो N-1 क्या हो जाएगा? आपका आंतरिक कोष हो जाएगा। तो इनका बाह्यतम कोष के साथ साथ आंतरिक कोष भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए क्या करते हैं? परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं? शो करते हैं। ठीक है, तो अभी इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी पाई जाती है तो मैं आपको एकदम टेबल बना के दे दे रहा हूं, उसके बाद मैं उनके बारे में आपको समझाते रहूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं मैं। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कितने प्रकार के बनाते हैं और कैसे आपको उनके बारे में लिखना है, कैसे आपको समझना है। ठीक है, तो मैं आपको ये बात आपको पहले समझा देता हूं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बना के दे देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, टेबल बना के दे देता हूं मैं आपको। सबसे पहले कौन आता है? स्कैंडियम, फिर आ जाएगा आपका टाइटेनियम, फिर आ जाएगा वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, लास्ट में आ जाता है आपका जिंक। तो ये 10 एलिमेंट है आपके पास। ऐसे करके आपको टेबल बनानी है। ठीक है, तो मैंने एक बात आपको बताई है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं? तो एग्जैक्टली कर सकते हैं। वो केवल और केवल वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिनके 4s में केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और वो 2 एलिमेंट है हमारे पास। पहला है क्रोमियम और दूसरा है कॉपर। क्योंकि इनके 4s में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए ये क्या करते हैं? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। अच्छा, मैं पहले लिख देता हूं सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, स्कैंडियम +2 शो नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे +2 शो करेंगे। 2 ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, सारे के सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। क्या स्कैंडियम +3 शो करता है? तो बिल्कुल करता है, +3 इसका भी होगा, +3 इसका भी होगा। ठीक है, मैग्नीज सबसे ज्यादा शो करता है, +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है, +5 भी करेगा, +6 भी करेगा और +7 भी। उम्मीद करता हूं ये आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूं, मैग्नीज सबसे ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये +2 से कहां तक जाता है? +7 तक जाता है। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, अगर आपके कैमरे के एंगल में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, +2, +3, +4, +5, +6, +7 ये शो करता है। अब देखो, यहां से ट्राइंगल बना के चलना है आपको। जैसे हम पीछे आएंगे तो क्रोमियम +6 तक ही शो कर सकता है, क्योंकि डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं
और s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो +1 से लेकर के ये कहां तक शो कर सकता है, +6 तक शो करेगा। वेनेडियम में आ जाओ, 3d3 4s2 होता है, तो टोटल कितने देखो 3d3 है, d के भी 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, तो टोटली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +2 से स्टार्ट होती है और +5 तक जाएगी। फिर ऊपर आ जाओ, ये +4 कर सकते हैं क्योंकि टाइटेनियम में 3d में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो +2 से लेकर के ये +4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब ऊपर जाओ, आयरन में क्या होता है, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 की तो पेयरिंग हो जाती है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ साथ 4s में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए 6, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6। तो देखो ट्राइंगल जैसा बनता है ना, 3 4 5 6 7 यूं नीचे आएगा, फिर 6, कोबाल्ट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 हो जाएगी क्योंकि कोबाल्ट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में होंगे, 3d7 है ना, 2 की तो पेयरिंग हो जाएगी, 2 2 की 4 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो डी के 3 इलेक्ट्रॉन और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटली ये भी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +5 मैक्सिमम, +2 मिनिमम। निकिल की बात करते हैं, निकिल +2 +3 शो करता है, ठीक है, 4 नहीं करता है ज्यादा शो, और ये दोनों के दोनों आपके क्या शो करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इस प्रकार से एकदम ट्राइंगल सा बन जाता है, 3 4 5 6 7, फिर 6 5 और 3 तक चले जाएगा, ठीक है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो कर सकता है, बहुत मिनिमम चांसेज होता है। ये +2 मैक्सिमम करता है, उसके बाद शो नहीं करता क्योंकि 3d 10 होता है और 4s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर एक्सचेंजेबल एनर्जी भी होती है, मैंने कहा था 3d और 4s की एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे आ सकता है 3d से 4s, 4s से 3d में, तब भी इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3d 8 होता है, 8 के बाद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हालांकि रह जाते हैं, किसमें रह जाते हैं, 3d के जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ बच जाते हैं, 4s में, तो मैक्सिमम तो +2 +3 करता है, +4 थोड़ा बहुत कर सकता है शो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेगा, ये +3 शो नहीं करेगा, +2 या ये भी +2, ये +1 भी शो नहीं करता है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये इस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डिपेंड्स ऑन कितने आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें मौजूद है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि क्रोमियम और जो कॉपर है वो +1 शो कर रहे हैं, बाकी कोई +1 शो नहीं कर रहा है, तो इसका रीजन ये है कि इनके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दूसरी बात आती है कि स्कैंडियम जो होता है वो +2 शो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3d1 स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s2, तो अब बताओ 4s के 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो +2 शो करना चाहिए, इसको +3 शो क्यों कर रहा है, +2 क्यों नहीं शो करता है, तो इसका रीजन ये है कि इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होता है, यानी कि इसकी द्वितीय आयनन ऊर्जा और तृतीय आयनन ऊर्जा में कोई खास फर्क नहीं होता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा ना, तो उसके बाद इसके डी में 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो आप सोच रहे होंगे ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत क्या पड़ गई, ये जरूरत ये पड़ी है कि उससे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 हो जाएगा, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो ये 18 हुए, 19 हुए और ये 2 21 हुए, तो अब ये क्या करता है, ऑर्गन जो है 18 एक इनर्ट गैस है, तो ये चाहता है कि ये इनर्ट गैस के बराबर अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर ले, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देता है, डोनेट कर देता है इजीली, इसीलिए तो क्या है, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच का जो गैप होता है एनर्जी वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है आसानी से। कहता है ना कि बाय 2 गेट 1 फ्री वाली बात हो गई है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ये तो अपने आप निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसको अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके बराबर करना है, इनर्ट गैस के बराबर करना है, इसीलिए स्कैंडियम क्या करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 2 नहीं करता। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, क्योंकि इसकी सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता और ये आराम से इसको क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। साथ साथ एक और बात लिख सकते हो कि जब इसके 3 के 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं उसके बाद इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किसके बराबर हो जाता है, इनर्ट गैस के बराबर हो जाता है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। क्रोमियम और कॉपर +1 क्यों शो करता है, क्योंकि इनके 4s में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। साथ साथ दूसरी बात मैंने क्या बताई है, स्कैंडियम +3 ही क्यों करता है, क्योंकि 2 और 3 जो सेकंड और थर्ड जो आयनाइजेशन एनर्जी है उनकी वैल्यू में ज्यादा चेंज नहीं होता है, इस वजह से ये काम ऐसे करते हैं। थर्ड वन, अगर मैं बात करूं कि जब तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम रहती है, यानी कि 2-3 रहती है लगभग, तब तक तो इनका नेचर कैसा रहता है, आयोनिक नेचर रहता है।
किस नेचर के रहते हैं, ये आयोनिक नेचर के रहते हैं। और जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि 5, 6, 7 ऐसे चली जाती है, तो हम कह सकते हैं ये कोवेलेंट नेचर के हो जाएंगे। ठीक है, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आयोनिक नेचर के होते हैं और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट नेचर के होते हैं। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो, आयोनिक नेचर कब आता है? आयोनिक नेचर तब आता है जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट कर दे और उसको ग्रहण कौन करता है? कोई अधातु करता है, नॉन मेटल। अब कंप्लीटली डोनेट वो तभी कर सकता है जब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। भाई किसी भी एटम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा इजी हो सकता है, किसी भी मेटल की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा रह जाएंगे। भाई प्रोटॉन तो कहीं नहीं जाने वाले। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कंपेयर टू प्रोटॉन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। दैट्स व्हाई जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जाते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन दान किया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दान करोगे, न्यूक्लियर चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते ही आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। इससे लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन पहला निकालना बहुत ईजी होता है, दूसरा निकालने में टफ पड़ जाता है क्योंकि चार्ज बढ़ जाते हैं। कौन सा? न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना और भी टफ पड़ जाता है और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही मुश्किल वाला काम हो जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो +1, +2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक तो ये आयनिक नेचर के हो सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट किया जा सकता है, लेकिन बाद में ये कोवेलेंट कैरेक्टर के हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अगर कोवेलेंट कैरेक्टर के हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कैसे चढ़ेगा? भाई पॉजिटिव तो चढ़ेगा क्योंकि पार्शियली शिफ्ट तो हो ही रहा है ना इनका इलेक्ट्रॉन। कोई विद्युत ऋणी तत्व इनके साथ जोड़ोगे तो इनका इलेक्ट्रॉन उसकी ओर शिफ्ट तो हो जाएगा, लेकिन ये कंप्लीटली डोनेट नहीं कर पाते इतने इजीली जितना इजीली ये पहला, दूसरा, तीसरा इलेक्ट्रॉन करते हैं। समझ में आ रही बात? तो छोटे या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आयनिक नेचर के होते हैं बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, लेकिन बाद में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ने के कारण ये क्या हो जाते हैं? कोवेलेंट नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एसिडिक नेचर की। अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक के जो ऑक्साइड होते हैं उनके एसिडिक नेचर पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर किस बात पर डिपेंड करता है। तो मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। जिस भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्साइड का, जिस भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, जिसमें भी भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उन्होंने ऑक्साइड बनाया और वहां पर अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट हायर है तो समझ लेना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हायर होने के साथ साथ एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो एक बात मैं यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू निकालनी आती है, ये तो आपने 11th क्लास में सीखी है। मैं आपको बस केवल और केवल क्या बता देता हूं, एक चीज लिख के दे देता हूं। हालांकि मैंने आपको जूनियर क्लासेस में भी बता रखी है ये बात कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके एसिडिक कैरेक्टर की बात करते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? ऑक्सीडेशन नंबर के या ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इस बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, जैसे ये पूछ लेगा कि ये रहा आपका MnO, एक पूछ लेगा ये रहा आपका MnO2, एक पूछ लेगा आपसे ये रहा Mn2O3, एक आ जाएगा आपका MnO4 पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ऐसे ऐसे करके आपसे पूछ लेगा। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका? तो आपको पता है भाई ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, दैट्स व्हाई मैग्नीज पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? +2। आप निकाल सकते हो x - 2 = 0, x = +2। 2 दूनी 4, +4 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 में 2 मेटल में बांट दोगे इसको तो 3, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी देखो, अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट किसका सबसे ज्यादा है? +7, फिर +4, फिर +3, फिर आ गया आपका +2। तो अगर मैं कहूं एसिडिक कैरेक्टर का बढ़ता हुआ क्रम लिखो तो बढ़ता हुआ क्रम लिख सकते हो। यहां से बता देता हूं, ये माना कि नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इसको मैंने नंबर 3 डाला, इसको नंबर 4 डाला। तो आपको नंबर वाइज इनके नंबर को आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना। बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? 4 का होगा, ठीक है। उसके बाद किसका होने वाला है? दूसरे नंबर का। उसके बाद किसके होने वाला है? इसका। सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका? यहाँ पे फर्स्ट का। तो एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड ऑन
ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। ये क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका आंसर लिखना है जो मैं आपको दे रहा हूं। वेनेडियम ऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, V2O3 और V2O5, इसको आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है एसिडिक करेक्टर के। सपोज करो इसको मैंने नंबर दे दिया फर्स्ट, इसको नंबर दे दिया सेकंड, इसको नंबर दे दिया थर्ड, इसको दे दिया फोर्थ। इसका क्या करना है आपको, एसिडिक करेक्टर का बढ़ता हुआ क्रम लिखना है, ठीक है। ये आपको घर का काम है। इसके अलावा कुछ चीजें और होती हैं जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी आ जाती है कभी कभार। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जहां पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाती है, 0। और उन कंपाउंड्स को कहते हैं हम मेटल कार्बोनिल। कौन से कंपाउंड कहते हैं, मेटल कार्बोनिल। यानी कि धातुओं के साथ कार्बोनिल जो है वो लिगेंड जुड़ा रहता है। कार्बोनिल लिगेंड का मतलब जानते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बोनिल कहते हैं। तो अगर मेटल के साथ कार्बोनिल जुड़ गया तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए है NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, Mn2CO का होल 10। ऐसे जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, मतलब जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड होता है इनके साथ, मेटल के साथ, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। ये आपको ध्यान रखनी बात, क्योंकि कार्बोनिल जो होता है ना वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। दैट्स वाई इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है। इस टाइम क्वेश्चन भी आया था 2020 में कि NiCO4 में निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, तो पहले मैंने बता रखा है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। आप नोट्स भी देख लेना, उसमें लास्ट ईयर के अगर आपको नोट्स एंड लास्ट ईयर के नोट्स भी देखोगे तो मैंने करवाया हुआ था, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था कि NiCO4 में Na की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, तो 0 होती है। तो छोटा लगता है कि भाई ये पॉइंट समझाने वाला नहीं, कि हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस ही रखता है, कि यहाँ पे एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन बन जाता है, कुछ भी बन सकता है, हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड एसिडिक करेक्टर पूछ लें कि इनमें से एसिडिक करेक्टर का बढ़ता हुआ क्रम लिखे, तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों को। तो जितने भी पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको ध्यान में रखने, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कलर्स पे, रंग पे डिस्कस करने वाला हूं मैं, ठीक है। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कलर्स आते हैं ना, वो डीडी ट्रांजिशन के कारण आते हैं। किसके कारण आते हैं, डीडी ट्रांजिशन के कारण आते हैं, डीडी संक्रमण के कारण आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डी ब्लॉक के तत्वों में रंग प्रदान करने की क्षमता पाई जाती है या रंग दर्शाने की क्षमता पाई जाती है, किसके कारण, तो आप कहोगे डीडी ट्रांजिशन के कारण ये क्या कर सकते हैं, कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब डीडी ट्रांजिशन के कारण कलर प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन ये डीडी ट्रांजिशन क्या है, डीडी ट्रांजिशन कुछ नहीं है। जो डी ऑर्बिटल होती हैं वो अपने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, T2G एज वेल एज EG में, ठीक है। तो एक को हम ग्राउंड स्टेट मान लेते हैं, एक को हम एक्साइटेड स्टेट मान लेते हैं। तो ये भी है तो डी ऑर्बिटल, ये भी है डी ऑर्बिटल। तो होता क्या है, जो ये ग्राउंड स्टेट होती है उसका एक इलेक्ट्रॉन, जब हम इसको क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, एनर्जी देते हैं इस मेटल को, कोई भी मेटल होगा उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, उसको जैसे हम एनर्जी देते हैं इसका इलेक्ट्रॉन कहां चले जाता है, अपने हायर स्टेट में चले जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। यानी कि T2G से कहां चले जाता है, EG में चले जाता है। अब आप पूछ रहे हो सर ये T2G और ये EG क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा आपको, 9वां चैप्टर इसके बाद जस्ट आता है, ठीक है। तो वहां पर मैं आपको बता दूंगा T2G और EG क्या होता है। एक्चुअली में जो T2G होता है ये 3 कक्षकों से मिलकर के बना है, DXY, DYZ और DZX से। इन तीनों कक्षकों को एक साथ जब हम लिखते हैं तो ये T2G कहलाता है। और ये जो EG होता है ये आपका dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या होता है, dz स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां तक बस आप इसको इतना समझ लो, बाद की बात मैं आपको बता दूंगा कि ये होता कैसे है। स्प्लिटिंग होती है, CFT पढ़ाऊंगा आपको 9वें चैप्टर में। तो डी ऑर्बिटल 2 भागों में पार्टिसिपेट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, यूं कह सकते हैं 2 भागों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। और उस टाइम पर T2G और EG का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हमने इसको एनर्जी सप्लाई की, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के ऊपर चले जाएगा और कुछ क्षण बाद ये नीचे आ जाएगा और एनर्जी को एमिट करेगा। तो जो एनर्जी एमिट होती है ना, वही हमें कलर के रूप में दिखती है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है, जो कलर एब्जॉर्ब किया जाता है, जो कलर अवशोषित किया जाता है, हमेशा जो रंग अपीयर होता है, जो दर्शाया जाता है, वो उसका पूरक रंग होता है, यानी कि एब्जॉर्ब होने वाला। जैसे रेड कलर अगर एब्जॉर्ब किया गया है, रेड कलर अगर क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है, तो इसका पूरक रंग जो होता है ना वो ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है।
तो जो भी कलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट बोलो चाहे अपीयर बोलो, ठीक है, मतलब प्रदर्शित वो कलर होगा जो एब्जॉर्ब किए गए रंग का पूरक रंग होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रंग एब्जॉर्ब होता है और उसका पूरक रंग कौन सा होता है? तो एक चक्का बनता है ऐसे करके, एक गोला, ठीक है, इसको बस ऐसे बना देना है आपको यूं करके। अब इस चक्के में आपको क्या लिखना है, देखो ये आपका रेड हो गया, यहाँ आपका ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ आपका वायलेट हो जाएगा, इसके विपरीत येलो हो जाएगा, यहाँ आपका ब्लू होगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं कहूं कि ब्लू कलर को क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है, तो आपको ध्यान रखना अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ है तो अपीयर कौन सा होने वाला है, अपीयर होने वाला है ऑरेंज। इसी प्रकार अगर रेड को क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया, ठीक है, अगर रेड को एब्जॉर्ब किया गया तो अपीयर कौन सा होता है, ग्रीन अपीयर होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और अगर वायलेट को एब्जॉर्ब किया गया तो येलो कलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है या अपीयर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो कोई भी कलर जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है, अपीयर हमेशा उसका क्या होता है, पूरक रंग होता है, ठीक है। और ये पूरी की पूरी जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाना और एक्साइटेड से ग्राउंड में आना, ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डी से कहां गया है, ट्रांजिशन होकर के डी में तो गया ना, तो इसलिए डी कक्षक से डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है और उसके बाद फिर डी से डी में आ जाता है, इसीलिए इसको हमने डी ट्रांजिशन कहा। अब इसमें एक बात जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, अनपेयर्ड होने जरूरी है, यानी कि D1 से लेकर D9 तक जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सारे के सारे क्या करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ठीक है। क्योंकि इनमें कोई ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा, D1 में 1 होगा, D2 में 2 होगा, मतलब D5 तक तो 5 अनपेयर्ड होंगे, 6 में फिर 4 हो जाएंगे, 7 में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, 8 में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, 9 में 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, 10 D0 और D10 क्या होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। बट ये बात पूरी की पूरी सही नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपके लिए सबसे पॉजिटिव बात यही है कि आपको यही लिखना है D0 और D10 आपके कलर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके डी में या तो 0 इलेक्ट्रॉन बचते हैं या तो 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, कलरलेस हो जाते हैं। जैसे कभी कभार क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जिंक के जो सॉल्ट होते हैं जनरली कलरलेस होते हैं और कॉपर के जो सॉल्ट होते हैं वो नीले रंग के होते हैं। इसका रीजन क्या है, तो आपको पता है कॉपर या तो देखो क्यूप्रस में होगा तो ग्रीन कलर होगा और क्यूप्रिक में होगा तो वो नीले कलर का होगा। तो Cu2 पॉजिटिव आपका कलर्ड होता है जबकि Zn2 पॉजिटिव कलरलेस होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसका रीजन आपको बताना है। देखो मैंने कल भी बताया था, इसकी Zn2 पॉजिटिव अगर लोगे ना तब भी इसके डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसकी बात करूं इसके Cu2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9, यानी कि इसमें अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ब्लू कलर का होता है। ये कलरलेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें फुलफिल इलेक्ट्रॉन है ना, D10 है, इसलिए कलरलेस है। अब कभी कभार क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि KMnO4 जो होता है ना, KMnO4 जो होता है वो वायलेट कलर का होता है, बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग का क्यों है भाई KMnO4, जबकि KMnO4 में मैग्नीज की अगर बात करें तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +7, और +7 अगर मैग्नीज का हो गया तो आपको पता है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप +7 लिखते हो तो देखो 18 तो ये रहे इलेक्ट्रॉन, और 3D में होते हैं 5 और 4s में होते हैं 2, यानी कि 5 ये गए 2 ये गए, तो 7 के 7 इलेक्ट्रॉन, डी में तो 0 बच गए ना। KMnO4 में मैग्नीज में डी में 0 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या होता है, कलर्ड होता है, वायलेट कलर देता है। क्यों देता है, जबकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो D0 और D10 क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो यहां पर चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स नाम की एक चीज आती है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स नाम की कोई चीज आती है जो आपके पास सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसलिए इसके बारे में हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब इस बात को जब आप हायर क्लास में जाओ तो इस बात को पकड़ के मत रख लेना कि सर ने तो बताया था D0 और D10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस ही होते हैं। ये आपके 12th क्लास तक सही लगता है, लेकिन आगे जाने के बाद आपको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, तो वहां पे आपको ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी, यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं करने वाला, कंफ्यूज नहीं करूंगा आप लोगों को। लेकिन कभी अगर कोई पूछे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी कुछ चीज होती है और उसकी वजह से ही यहाँ पर क्या होते हैं, कलर आते हैं, ठीक है। LMCT आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर आता है, ऐसे ऐसे करके वहां पर क्या आते हैं, इंटरलीगेंड चार्ज ट्रांसफर भी आता है, ठीक है। तो वो बहुत थोड़ा सा ऊपर की बात हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता दूं D0 होने के बाद भी कलर प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसके लिए जो उत्तरदायी होता है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो यहां तक तो मैंने कलर की बात कर ली है।
ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।